बहुत अच्छे नंबर ला के भी अच्छा कॉलेज नहीं उठा पाते, थोड़ा खराब कॉलेज उठा लेते हैं और बाद में रिग्रेट होता है कि यार मुझे इससे भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। कोई भी स्टेप स्किप मत करना, अगर स्टेप स्किप किया तो इंफॉर्मेशन आधी हो जाएगी और हो सकता है कि आप गलत तरीके से काउंसलिंग करा बैठे। आप इसको बार बार जाके चेक करते रहिएगा वेबसाइट को। 6 जुलाई को अगर काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो सारी इंफॉर्मेशन यहीं आएगी। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कई बार आप बहुत अच्छे नंबर ला के भी अच्छा कॉलेज नहीं उठा पाते, थोड़ा खराब कॉलेज उठा लेते हैं और बाद में रिग्रेट होता है कि यार मुझे इससे भी अच्छा कॉलेज मिल सकता था। क्यों? क्योंकि आपने काउंसलिंग सही तरीके से नहीं कराई, हर राउंड में प्रॉपर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए होंगे। आज मैं आपको डिटेल में एक एक चीज काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा। कोई भी स्टेप स्किप मत करना, अगर स्टेप स्किप किया तो इंफॉर्मेशन आधी हो जाएगी और हो सकता है कि आप गलत तरीके से काउंसलिंग करा बैठे, बाद में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दूसरी बात, काउंसलिंग देखो 6 जुलाई को होनी है, 8 जुलाई को कोर्ट की हियरिंग हो सकता है, उसके बाद नीट कैंसिल हो जाए जो हुआ है और वापस से रीनीट हो, लेकिन काउंसलिंग तो तब भी होगी। तो ये वीडियो हमेशा काम आएगी, चाहे वो 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब भी काम आएगी और चाहे वो 8 जुलाई को बाद एग्जाम होने के बाद अगर काउंसलिंग होती तब भी काम आएगी। ये पूरी की पूरी काउंसलिंग मैं 2023 के हिसाब से लेके आया हूं। अगर कुछ भी माइनर छोटा मोटा चेंजेस होता है तो मैं आपको बता दूंगा। माइनर चेंजेस में क्या हो सकता है, कॉलेज का नंबर घट बढ़ सकता है, सा नंबर ऑफ सीट्स घट बढ़ सकती हैं, और क्या चेंजेस हो सकते हैं, फीस थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, या फिर एक आधा कोई छोटा मोटा रूल चेंज हो सकता है। और कुछ भी हुआ तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बस आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आधी अधूरी मत देखिएगा। दूसरी बात, आप जब भी काउंसलिंग से रिलेटेड या कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क के रिलेटेड कोई भी वीडियो या कोई भी चीज देख रहे हैं तो वो रिलायबल सोर्स से देखिएगा, वो ऑफिशियल वेबसाइट्स ही होनी चाहिए। बच्चे कहीं से भी देख लेते हैं और बाद में पैनिक हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो आओ मैं तुमको एक एक करके बताता हूं काउंसलिंग में क्या होता है, कितने स्टेप्स होते हैं, कौन सा रूल फॉलो करना होता है, सब कुछ सीक्वेंस से बताऊंगा, पूरी वीडियो देखना। आ जाओ। पहले तो याद रखना बेटा कि एनटीए अलग है, एमसीसी अलग है। एनटीए सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराती है, एनटीए गवर्नमेंट की बॉडी है जो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराती है, नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसका काम सिर्फ एग्जाम करा के आप रिजल्ट दे देना है, बस। आप उस रिजल्ट के बाद काउंसलिंग एमसीसी से कराते हैं। एमसीसी की फुल फॉर्म होती है बच्चे मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ये नाम है इसका, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी चिकित्सा परामर्श समिति। यहां पे यूजी की काउंसलिंग, पीजी की काउंसलिंग, ये सब यहीं पे होती है, नीट की बच्चे, ठीक। अब इसकी वेबसाइट है www.mcc.nic.in। सिर्फ इसी वेबसाइट पे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होगा और किसी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है नहीं। इस तरह से इसका इंटरफेस आता है, इसमें सब कुछ लिखा होगा। यहीं पे यूजी मेडिकल में जाएंगे तो यहीं से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। आप इसको बार बार जाके चेक करते रहिएगा वेबसाइट को। 6 जुलाई को अगर काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो सारी इंफॉर्मेशन यहीं आएगी। यहां पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन होगी जिसमें सब कुछ लिखा होगा, लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन बुलेटिन होगी, 60 70 या 100 पेजेस बड़ी होगी। आप उसको कंप्लीटली पढ़िएगा पेशेंस रख के, मैं भी वहीं से इंफॉर्मेशन लाया हूं, ठीक। अब ध्यान सुनना, यहां पे जो होगा नीट यूजी की जो काउंसलिंग होगी, इसमें कौन कौन से कोर्सेज आएंगे, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग, इनकी एक साथ काउंसलिंग एमसीसी करवाता है, ठीक है नहीं। किस किस की, एमबीबीएस की, बीडीएस की और बीएससी नर्सिंग, इनकी एक साथ ही काउंसलिंग होती है, ठीक। अब देखो इसका प्रोसेस क्या है, पहले तो ये समझो इसके अंदर कौन कौन आता है काउंसलिंग के दौरान, इसमें कौन कौन आएगा। तो एमसीसी या डीजीएचएस विल बी डूइंग काउंसलिंग फॉर, ये किसके लिए काउंसलिंग कराता है, ये काउंसलिंग कराएगा बच्चे 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए। मतलब स्टेट के अंदर जितने भी स्टेट्स के कॉलेजेज है, मेडिकल कॉलेज, अगर मान लो उसके पास 100 सीट है, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो 85 सीट्स तो इसकी अपने स्टेट के लिए होंगी और 15% जो सीट्स होंगी वो ऑल इंडिया कोटा पूल की होती है बच्चे। ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट्स होंगी, यानी 15 सीट्स उसको देनी पड़ेगी ऑल इंडिया के बच्चों को और 85 सीट्स उसको देनी पड़ेंगी अपने स्टेट के बच्चों को। तो हर गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, किसी भी स्टेट का हो, इस काउंसलिंग के लिए किसी डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं साहब। तो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट इसके अंदर आ जाएंगी हर स्टेट की, ठीक है नहीं। 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी, जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसकी काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ इसी के थ्रू होगी और कहीं से भी नहीं होती। कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, कौन कौन सी हैं, कहां कहां है, पूरी लिस्ट दूंगा, परेशान ना होना, ठीक।
इसके अलावा जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कौन कौन सी, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे एएमयू हो गया, जैसे बीएचयू हो गया, ठीक है नहीं, या कोई नेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, जहां पर उसके पास डोमिसाइल कोटा हो गया। अब बहुत ध्यान सुनना, इन सब की काउंसलिंग भी किससे होगी, एमसीसी से होगी। अब डोमिसाइल कोटा का शब्द क्या हुआ, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास 85% तो दिल्ली के बच्चों की सीट्स हैं, लेकिन 15% जो सीट्स हैं, जो 15% सीट्स हैं वो एमसीसी के पास आ जाएंगी साहब। यानी कि ये 15% डोमिसाइल फ्री, इसके लिए किसी डोमिसाइल की जरूरत नहीं, कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है, लेकिन 85% इसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले ही एडमिशन ले सकते हैं। अब कौन है दिल्ली वाले, इसकी भी बात करूंगा, पहले बस इतना समझ लो, ठीक। तो फिर से सुन लो, ऑल इंडिया कोटा में 15% हर गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीट्स आएंगी। 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग इसी के थ्रू होगी। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी, इसकी काउंसलिंग भी सिर्फ इसी के थ्रू होगी। इसके अलावा ईएसआईसी, ईएसआईसी क्या होता है बच्चे, ये होता है एम्प्लॉय, ठीक है ना, एम्प्लॉय स्कीम ऑफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, इसका आई बटन ऊपर दिख रहा है, इस पे क्लिक करके जाके देख लो ईएसआईसी क्या होता है, इसका मैंने कंप्लीट वीडियो बना के रखा है। ये एक अलग तरह का कोटा है, इसकी भी जो काउंसलिंग है वो एमसीसी से होती है, ठीक। इसके अलावा एएफएमसी यानी कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन तो यहां होगा एमसीसी में। रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंप्लीट काउंसलिंग उसकी पुणे में उसके अपनी वेबसाइट पे होती है, उसके लिए मैं अलग बता दूंगा तुमको, ठीक। तो एफएमसी की काउंसलिंग यहां नहीं होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन यहीं पे होगा। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, बच्चे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली के अंदर आती है, इसकी भी काउंसलिंग किसके थ्रू होगी, एमसीसी के थ्रू होगी। इसमें कौन कौन आ जाएगा, कौन कौन से कॉलेज आ जाते हैं, एक तो आ जाता है वर्धमान मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, ठीक, एक तो ये आ जाता है, ये मेडिकल कॉलेज। दूसरा बच्चे अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है इसका, ठीक है नहीं, दो आ जाते हैं इसके अंदर। इसके अलावा ईएसआईसी डेंटल कॉलेज, ये भी इसी के अंदर आ जाता है साहब, ठीक है नहीं। तो अब ये दिल्ली के अंदर, इसकी 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग भी एमसीसी के थ्रू होती है, और 85% इंस्टीट्यूशनल कोटा यानी कि दिल्ली वालों का जो कोटा है उसकी भी काउंसलिंग यहीं से होती है, ठीक है नहीं। बोलो आया, चलो अब देखो 100% एम्स की जो काउंसलिंग है वो यहीं से होती है, एम्स सारे के सारे इसी के थ्रू फिल होंगे। 100% जिपमर की काउंसलिंग यहीं से होगी। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग की सिर्फ सेंट्रल इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग यहीं से होगी, बाकी की काउंसलिंग यहां से नहीं होती बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग का सिर्फ सेंट्रल इंस्टीट्यूट इसके थ्रू भरे जाते हैं। तो इन इंस्टीट्यूट में अगर आप जाना चाहते हो तो एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होगी, और इसमें मैक्सिमम कवर हो गए स्टेट वाले छोड़ के, स्टेट वाले छोड़ के, गवर्नमेंट मैक्सिमम कवर हो गए स्टेट वाले छोड़ के, ठीक। आगे बढ़े साहब, चलिए अब देखो, अब कितने राउंड में काउंसलिंग होती है बच्चे, राउंड टोटल 4 होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड। अच्छा, राउंड 3 का पहला नाम, पुराना नाम जो था वो मॉपअप राउंड था, ठीक है नहीं, फॉर्मर नाम, ठीक है नहीं, क्या था, मॉपअप राउंड था। अब इसी को थर्ड राउंड और इसको स्टे वैकेंसी राउंड बोला जाता है। तो टोटल 4 राउंड्स होते हैं, कंडक्टेड ऑनलाइन। अब ये भी याद रखना बच्चे, पूरी काउंसलिंग कैसी होगी, ऑनलाइन होगी बाय एमसीसी, ठीक है नहीं, एमसीसी इसको कंडक्ट कराएगा। ऑल कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट ने भी बच्चे एनटीए का एग्जाम दिया है और नीट को क्वालिफाई किया है वो काउंसलिंग करवा सकता है। कॉलेज मिलना ना मिलना उसकी रैंकिंग के हिसाब से डिसाइड होगा, ये एमसीसी के हाथ में नहीं, लेकिन हर बच्चा जो क्वालिफाई किया है, क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग होते हैं, किसी साल 150 गए, किसी बार 174 गए, इस बार लगभग 180 के आसपास हैं, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन 180 के आसपास हैं उतने क्वालिफाइंग मार्क। अगर आप उस क्वालिफाइंग मार्क को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है नहीं, तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। 180 मार्क्स में जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, ओबीसी के अलग होंगे, एससी के लिए अलग, एसटी के अलग, पीडब्ल्यूडी के लिए अलग, ठीक है नहीं। चलिए अब देखो, ऑल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक इन नीट यूजी कंडक्टेड बाय एनटीए अक्रॉस द कंट्री, कोई भी बच्चा क्वालिफाई मतलब कर सकता है। एलिजिबल कैंडिडेट मे डाउनलोड द रैंक लेटर रिजल्ट फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, कट ऑफ रैंक ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट विल आल्सो बी अवेलेबल ऑन द एमसीसी वेबसाइट। यहां पे भी कट ऑफ रैंक आप देख सकते हैं कि रैंक कितनी है, ठीक है नहीं, कट ऑफ रैंक क्या है, ठीक। तो ये तो राउंड याद रखिएगा, राउंड कितने होंगे बच्चे, 4, ठीक। चलो आ जाओ, अब कितनी सीट्स ओपन, एमसीसी के अंदर कितनी सीट्स ओपन सीट्स, ओपन सीट्स का मतलब हुआ बच्चे डोमिसाइल फ्री। डोमिसाइल फ्री का मतलब आपसे यह नहीं पूछा जाएगा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, बस आप भारत से बिलोंग होने चाहिए, आप इंडिया के होने चाहिए, ठीक है नहीं। एनआरआई कोटा की सीट्स
थोड़ी कम होती है यहां पे, लेकिन इंडिया स्टेट्स होना चाहिए, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आप कहीं का भी डोमिसाइल रखें, आप इन सारी सीट्स के लिए एलिजिबल है। जैसे कि 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स, ठीक है नहीं, चाहे एमबीबीएस हो, बीडीएस सीट्स हो, हर स्टेट की, किसी भी स्टेट में। अगर आप यूपी के हैं, केरला जाना चाहते हैं तो इन 15% से जा सकते हैं। आप पंजाब से हैं, अगर आप पंजाब से हरियाणा की सीट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आप यूपी के बिहार की सीट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आप फ्री कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आपके मार्क्स उतने होने चाहिए। दूसरा, 100% एमबीबीएस बीडीएस सीट्स ऑफ बीएचयू ओपन कैटेगरी, ये ध्यान रखिएगा, ओपन कैटेगरी की, बीएचयू ओपन कैटेगरी की 100% सीट्स के लिए आप एलिजिबल हैं, इसके लिए किसी डोमिसाइल की जरूरत नहीं। इसके अलावा एम्स ओपन सीट जो कि 100% एमबीएस सीट्स होती हैं एमबीएस की, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। जिपमर ओपन कैटेगरी की, पुडुचेरी और कराकल, दो जिपमर के सीट्स हैं, दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं साहब। एमयू की ओपन कैटेगरी की, ठीक है नहीं, एमयू की ओपन कैटेगरी की। इसके अलावा 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपी यूनिवर्सिटी, सिर्फ 15% के लिए एलिजिबल हैं डोमिसाइल फ्री के लिए, 85 के लिए नहीं। 85 के लिए आपका दिल्ली होना जरूरी है, दिल्ली के तभी 85% के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। चाहे वर्धमान मेडिकल कॉलेज हो साहब, ठीक है नहीं, और ये आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर ये 3 मेडिकल कॉलेज जाते हैं, एक डेंटल और 2 मेडिकल कॉलेज है साहब, ठीक है नहीं। इसके अलावा जामिया की ओपन सीट, ठीक है नहीं, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिलिया इस्लामिया, इसमें बीडीएस होता है, इसकी ओपन सीट्स के लिए भी आप एलिजिबल है, लेकिन सिर्फ ओपन सीट्स के लिए, ठीक। इसके अलावा 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ ईएसआईसी, ठीक है नहीं, ये एक इंश्योरेंस कोटा होता है, ये सबको नहीं मिलता, जिनके पास ये कोटा होता है वो लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आपके पास ईएसआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। तो ये सब डोमिसाइल फ्री सीट्स हैं बच्चे, इनका डोमिसाइल से कोई लेना देना नहीं। अगर आपके पास कोई डोमिसाइल है या नहीं है, ये डोमिसाइल आपसे नहीं मांगेंगे, ठीक। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कन्वर्जन एल्गोरिथम है। कन्वर्जन एल्गोरिथम मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए एसटी पीडब्ल्यूडी की कोई सीट है और वो बच्चा अवेलेबल नहीं, तो सीट को कन्वर्ट कर दिया जाता है एसटी में, एससी पीडब्ल्यू की सीट को एससी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इसी तरह से यूआर पीडब्ल्यू को यूआर में, ओबीसी पीडब्ल्यू को ओबीसी में। लेकिन अगर एसटी कैटेगरी कोई सीट खाली रहेगी तो उसको एससी में, और एससी कैटेगरी को यूआर में कन्वर्ट कर दे अगर खाली रह जाती है तो। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ठीक है नहीं, कि एसटी कैटेगरी कोई सीट खाली रहेगी तो उसे एससी में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाद में, अगर वो सीट खाली रह रही। तो दिस इज द कन्वर्जन एल्गोरिथम, ठीक है नहीं। चलिए अब वापिस से समझा देता हूं, अगर तुम्हें नहीं समझ आया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट की बात करूं तो ये देखो, एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी साहब, एक कौन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दूसरा बच्चे कौन है, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री यानी जामिया मिलिया इस्लामिया, ये दिल्ली के अंदर है। तीसरा कौन है साहब, सेंट्रल इंस्टीट्यूट के अंदर ये है वीएमएमसी, ठीक है नहीं, यानी कि आईपी यूनिवर्सिटी, आईपीयू की बात कर रहा साहब, ये आईपीयू। दीज आर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से साहब, दिल्ली के अंदर ज्यादातर। अब इनकी 100% काउंसलिंग तो एमसीसी के थ्रू होती है, लेकिन 15% ही ऑल इंडिया कोटा डोमिसाइल फ्री है, 85% स्टेट यानी कि दिल्ली वालों के लिए साहब, ठीक है नहीं। अच्छा यूनिवर्सिटी अलग होता है, कॉलेज अलग होता है बच्चे, यूनिवर्सिटी के अंदर कई सारे कॉलेज आ सकते हैं। अब जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये 4 कॉलेज क्या, टोटल 3 ही कॉलेज, एक है एलएचएमसी यानी कि लेडी हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज, ठीक है नहीं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। दूसरा यूसीएमएस यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना है, ठीक है नहीं। इसके अलावा एमएएमसी यानी कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, ठीक है नहीं, ये क्या है, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, ये बीडीएस का, ठीक है नहीं। तो 3 एमबीएस के कॉलेज और एक बीडीएस का कॉलेज, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए साहब, ठीक। फिर इसके अंदर बीडीएस होता है जामिया मिलिया के अंदर साहब, ठीक। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आईपीयू आ जाता है। आईपीयू के अंदर कौन कौन सा कॉलेज आता है, वर्धमान मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, एक ये कॉलेज हो गया। दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ठीक है नहीं। और तीसरा साहब ईएसआई डेंटल आता है, ठीक। ये इसकी 15% बच्चे ऑल इंडिया कोटा सीट है, लेकिन 85% स्टेट कोटा सीट्स इसी के अंदर आती हैं। बोलो इतनी बात समझ आई। ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे मैंने यही समझा रखा, ठीक है नहीं। इसके अंदर ये देखो, ये चारों आ गए। अब यहीं पे मैंने लिखा है कि 15% सीट्स विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी टू ऑल इंडिया कोटा, लेकिन 85% सीट्स ये किसके लिए, स्टेट वालों के लिए, दिल्ली वालों के लिए। किसके लिए, कैंडिडेट हु हैव स्टडीड 11th एंड 12th ग्रेड इन दिल्ली, एनसीटी का मतलब होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है नहीं, आर एलिजिबल फॉर स्टेट कोटा ऑफ 85% दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप अगर 85% दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपने दिल्ली से 11th और 12th मिनिमम किया हो, ये उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है साहब, ठीक। नेक्स्ट देखो साहब,
इसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी की भी बात बता चुका हूं, आईपी के अंदर ये सब आता है, ठीक है नहीं। अब इसमें भी एग्जैक्ट वैसे ही 15% किसके थ्रू चला जाएगा, ऑल इंडिया कोटा के अंदर चला जाएगा, और 85% सीट्स उनके लिए हु हैव स्टडीड 11th 12th ग्रेड फ्रॉम एनसीटी ऑफ दिल्ली आर एलिजिबल फॉर स्टेट कोटा 85% इन बीएमएमसी एंड एसजेएच, एबी, वीआईएमएस एंड आरएमएल एंड ईएसआईसी डेंटल। चलिए साहब, ठीक है नहीं। फिर से वापस से मैंने लिख दिया है एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, लोकेशन ऑफ स्कूल कॉलेज फ्रॉम विच द कैंडिडेट हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल फॉर्म द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द रीजन ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि अगर दिल्ली रीजन के अंदर कॉलेज है तभी वो एलिजिबल होगा साहब, ठीक है नहीं। द कैंडिडेट हु हैव स्टडीड 12th 11th and 12th class in the recognized school college in Delhi and passed the qualifying examination from any school college located in NCT मतलब National Capital Territory of Delhi shall fall under state quota, नहीं तो state quota के अंदर नहीं आएंगे। ऐसे जामिया मिलिया, अच्छा जामिया मिलिया का अलग ही सिस्टम है, इसमें बहुत सारे कोटा काम करते हैं, ध्यान से देखो साहब, यहां पे ये लिख रहा है कि एज पर द ऑडियंस जामिया हैज इट्स ओन रिजर्वेशन पॉलिसी, इसकी अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर इंटरनल कैंडिडेट सीट्स। सर इंटरनल क्या होता है, इंटरनल स्टूडेंट्स ऑफ जामिया स्टूडेंट हु हैव पास्ड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि 12th उन्होंने पास कर रखा है, कहां से, ऑफ द कंसर्न प्रोग्राम फ्रॉम जामिया स्कूल एज रेगुलर स्टूडेंट। तो यहां पे इंटरनल कोटा भी होता है, जिन्होंने 12th जामिया के स्कूल से पढ़ा है तो उनके लिए इंटरनल कोटा होता है बच्चे। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द इंफॉर्मेशन रूटीन ऑफ जामिया फॉर चेकिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन, सीट स्टेटस etc बिफोर अप्लाइंग फॉर द सेम, यानी कि अगर आप जामिया के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो जामिया की वेबसाइट पे जाके, ठीक है नहीं। अब वहां पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से, जनरल कैटेगरी के लिए 20 सीट्स हैं, पीडब्ल्यू के लिए 3 है, मुस्लिम्स के लिए 15 है, मुस्लिम वुमेन्स के लिए 5 है, मुस्लिम ओबीसी के लिए 4, मुस्लिम एसटी के लिए 1, जामिया इंटरनल कोटा 2 और टोटल सीट्स 50। तो इस तरह से कोटा सीट्स होती हैं बच्चे। बीडीएस की बता रहा हूं, ये सारी सीट्स किसकी हैं, बीडीएस की, यहां पे एमबीएस नहीं बीडीएस ही होता है बच्चे। ऐसे एमयू के अंदर होता है बच्चे, एमयू में भी एमयू ओपन सीट्स होती हैं और एनआरआई सीट्स होती हैं बच्चे, ठीक है नहीं। इसके अलावा एमयू की भी इंटरनल सीट्स होती हैं बच्चे, यहां पे भी इंटरनल कोटा होता है, तो जिनके पास इंटरनल कोटा होता है तो उनको इंटरनल सीट्स मिल जाती हैं साहब, ठीक है नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए ऐसे बीएचयू के पास कोई इंटरनल कोटा इस तरह से अब नहीं होता है, 100% ओपन सीट्स होती हैं, डोमिसाइल फ्री होती हैं, यहां पे कोई कोटा नहीं होता इस तरह का, ठीक है नहीं, डोमिसाइल फ्री सीट्स हैं इनके पास, ठीक है नहीं। अब all NEET qualified candidate across the India are eligible for participate in the UG counseling of IMS Institute of Medical Sciences बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड IDS मान लो इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज BHU, ठीक है साहब, बोलो। अब आ जाते हैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल साइंसेज यानी FMC, इसके रूल्स बिल्कुल अलग, इनको बाकी की तरह नहीं होता साहब, इसमें एमसीसी सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराता है, बाकी की काउंसलिंग FMC की अपनी वेबसाइट पे होगी। देखो ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु डिजायर टू पार्टिसिपेट इन FMC काउंसलिंग विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन www.mcc.nic.in, इस पे आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे। द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी सेंट टू FMC, तुम्हारी जो लिस्ट है जो जहां पर रजिस्ट्रेशन कराओगी FMC को भेज दी जाएगी। अथॉरिटी फॉर कंडक्टिंग काउंसलिंग एट देयर ओन एंड, वो खुद अपनी काउंसलिंग कराएंगे एज पर देयर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ FMC अथॉरिटी, ठीक है साहब। द रोल ऑफ MCC इज लिमिटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द विलिंग कैंडिडेट्स ओनली, यहां पे MCC में सिर्फ इसका रजिस्ट्रेशन होता है, कंप्लीट काउंसलिंग कहां पे होगी, उनकी अपनी वेबसाइट पे। MCC shall not be responsible for any allotment made by और ऑन बिहाफ ऑफ FMC अथॉरिटी, वो कह रहे हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है रजिस्ट्रेशन के अलावा, ठीक। कैंडिडेट मस्ट वेरीफाई द एलिजिबिलिटी कंडीशन, स्पेशली मेडिकल एलिजिबिलिटी कंडीशन, मेडिकली आप फिट होने चाहिए, उनकी कुछ कंडीशन है उनको आप फिल करें, कुछ एज क्राइटेरिया भी होता है वहां पे आप मेडिकली फिट भी होने चाहिए, ठीक। From the FMC website before applying for FMC counseling, there have been instances, कह रहा कुछ एग्जाम्पल हैं जहां पे कैंसिल हो चुका है एडमिशन ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ मेडिकल एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ठीक है नहीं। MCC will not entertain, हम नहीं कोई मदद करेंगे, any query with regard to the FMC counseling, हम FMC से काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वेरीज नहीं लेते हैं। Candidate must verify their eligibility condition well before from the FMC website before applying for FMC counseling. MCC will not entertain any grievances regarding the same. कह रहे हैं हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बाकी सब आप FMC की वेबसाइट और उनकी अथॉरिटी से पूछें,
ठीक है साहब, बोलो आया। चलिए साहब, फिर जिपमर की बात कर लेते हैं। देखो जिपमर के अंदर भी, जिपमर की ऑल इंडिया कोटा की ओपन सीट्स होती हैं साहब, इसके अलावा स्टेट कोटा की सीट्स होती हैं। तो 85% स्टेट कोटा की सीट्स होंगी और 15% यहां की सीट्स होंगी, ठीक है नहीं। जिपमर हैज इट्स ओन एलिजिबिलिटी, अपनी खुद की इसकी एलिजिबिलिटी कुछ होती है, एंड एडमिशन पॉलिसीज फॉर इट्स स्टेट कोटा seats which the candidate are advised to go through the same, ठीक है नहीं। the seat information of JIPMER for NEET UG is provided by JIPMER. Candidate are advised to go through the information bulletin of JIPMER for checking the eligibility condition, seat status before applying for the same. तो 15% सीट्स के लिए आप एलिजिबल हैं अगर ऑल इंडिया कोटा से, लेकिन 85% सीट्स के लिए स्टेट वाले एलिजिबल होते हैं साहब, ठीक है। बोलो बात समझ में आई। चलिए, ये तो कुछ कॉलेजेस की बात हो गई, कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं और उनके क्या क्या रूल्स हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना, ये बताया। अब मैं बताऊंगा काउंसलिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, कौन से स्टेप्स फॉलो करने, ठीक। अब बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तुम्हें क्या करना बच्चे, रजिस्ट्रेशन, फिर काउंसलिंग प्रोसीजर शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन कहां करोगे, www.mcc.nic.in, इस वेबसाइट पे आप चले जाना। जैसे रजिस्ट्रेशन ओपन होगा उसकी एक डेट होगी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, वहां पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर देना। रजिस्ट्रेशन में बहुत कुछ नहीं डालना होता है। जो इन्फॉर्मेशन आप नीट एनटीए की वेबसाइट पे नीट के रजिस्ट्रेशन के दौरान लगी थी वही इंफॉर्मेशन यहां पे लगेगी। उन इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, एक आईडी जनरेट हो जाएगी, एक पासवर्ड आप डाल लीजिएगा, तो एक आईडी पासवर्ड आपके पास मिल जाएगा। आईडी के नाम पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड होगा, उसी के थ्रू आपकी सारी काउंसलिंग होगी, वो एक पोर्टल आपका बन जाएगा, ठीक। देखो, कैंडिडेट आर इन्फॉर्म दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर सबमिटेड बाय कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एनटीए इज यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द एमसीसी पोर्टल फॉर काउंसलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एनटीए के, जब तुमने एनटीए में नीट का रजिस्ट्रेशन कराया था एनटीए के पोर्टल पे, वहां पे जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी डाली थी वही यहां पे बढ़ेगी, और इसे ना तो आप चेंज कर सकते ना कुछ कर सकते, इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं। ये लिख रही है, देखो खुद लिखा हुआ, ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंट बाय एमसीसी थ्रू ईमेल ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और एसएमएस ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। या तो आपके मेल पे आएगी सारी इंफॉर्मेशन या आपके एसएमएस पे आएगी, इसलिए इन दो चीजों का तो खास ध्यान रखना। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका चलती कंडीशन में होना चाहिए जो आपने एनटीए में रजिस्टर किया है। एनी कंप्लेंट विद रिगार्ड टू द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस शैल नॉट बी एंटरटेन बाय द एमसीसी ऑफ डीजीएचएस और MOHFW। अरे हाँ ना, कि एमसीसी आपके, अगर आपने मोबाइल नंबर चेंज किया है तो आप चाहते हो कि एमसीसी में कुछ और नंबर आ जाए, तो नहीं होने वाला। ईमेल आईडी चेंज हो जाए, नहीं होने वाली। कैंडिडेट एडवाइज टू यूज लैपटॉप और कंप्यूटर along with the latest registered version of Chrome और इंटरनेट, ठीक है नहीं। वो कह रहे हैं कि जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो साहब, आप लैपटॉप का यूज करें, कोशिश करें फोन का इस्तेमाल ना करें, और उस लैपटॉप में आपका जो क्रोम है उसका लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, जिससे वेबसाइट और उसके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली वहां पे दिखें आपको, ठीक। ठीक, आगे कह रहा कि रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग प्रोसेस टू अवॉइड एनी टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन। अगर आप लेटेस्ट वर्जन नहीं यूज करोगे तो हो सकता है आपको टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़े। बोलो इतनी बात समझ आई कि मोबाइल नंबर ध्यान रखना है, ईमेल आईडी का ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। कहां कहां काउंसलिंग करा सकते हो वो सब मैंने बता दिया आपको, ठीक। आगे देखो साहब, अब मैंने आगे क्या लिखा है कि क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट? www.nic.in। अब इसी के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है। एमसी डज नॉट अलॉट एनी सीट आइदर ऑन नॉमिनेशन बेस और मैनुअली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात साहब, यहां पे कोई नॉमिनेशन या मैनुअली मतलब आपको जाके कोई भी आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, तो ऐसा आप नहीं करेंगे साहब, ठीक है नहीं, किसी की बातों में नहीं आएंगे। कैंडिडेट एडवाइज टू डाउनलोड संदेश ऐप, बच्चे इनकी एक ऐप है, ठीक है नहीं, फॉर ओटीपी ऑन योर रजिस्टर्ड फोन नंबर फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है नहीं। जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो इनकी ऐप है संदेश ऐप, इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे ऊपर ही दे रखा होता है, एक नोटिफिकेशन आता है उसमें लिख के आता है संदेश ऐप, उसको जाके डाउनलोड कर लेना। इससे पे आपको काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी, ओटीपी इसी पे आएगा, ठीक। द कैंडिडेट विल हैव द मैंडेटरी अपलोड एसेंशियल सर्टिफिकेट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है नहीं।
आपका जब काउंसलिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तब आप यहां पे इनकी वेबसाइट पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ठीक, इट इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू टेक देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग टू कॉलेज सो एज टू कंफर्म द अलॉटेड सीट। जब आपको काउंसलिंग से कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आप जब वहां पे जाएंगे कॉलेज में तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जानी है फोटोकॉपी के साथ। फोटोकॉपी तो लेके जानी है, उसके साथ आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। ठीक है साहब, चलिए आ जाइए अब काउंसलिंग की बात करते हैं। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, काउंसलिंग की डेट्स आएंगे, फिर से सुन लो, काउंसलिंग की डेट्स आती हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो मान लो 3 दिन के लिए ओपन हुई कि 3 दिन रजिस्ट्रेशन होगा। अब 3 दिन रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, अब वो बोलेंगे कि अब भैया राउंड 1 की काउंसलिंग की शुरू है, आपको 3 दिन काउंसलिंग 1 के लिए मिलेंगे। काउंसलिंग 1 में 3 दिन में क्या होगा कि आप वहां पे जाके अपनी चॉइसेस को फिल करोगे, वहां पे पढ़ोगे, देखोगे, आपके पास एनफ टाइम होता है, मोर देन एनफ टाइम होता है, पैनिक होने की जरूरत नहीं। तो राउंड 1 की काउंसलिंग में ये सारे जितने भी मैंने बताए सब पार्टिसिपेट करेंगे, सारे और इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है नहीं, आप सबसे पहले क्या करोगे, मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विच विल इंक्लूड, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपकी फीस लगेगी, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो कि 1000 या 500 रुपया होती, लगभग 1000 रुपया जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए लगभग 500 रुपया होती है। ठीक है नहीं, ये नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं आएगी। फिर से सुन लो, ये नॉन रिफंडेबल। इसके साथ साथ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी, ये सिक्योरिटी रिफंडेबल होती और रिफंड वहीं से होगी जहां से आपने पेमेंट की होगी। अगर आप ऑनलाइन किसी क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो उसी क्रेडिट कार्ड में पैसा वापस आता है काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद, सारे राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद 8-10 दिन बाद आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है कुछ, और उसके बाद ही रिफंड कर दिया जाता है। ठीक, तो जो आने का माध्यम होगा वही वापस रिफंड होने का माध्यम होगा। इसलिए आप जब भी ऐसे रिफंडेबल पेमेंट को, ये इस पेमेंट को आप सिक्योरिटी को डिपॉजिट करें तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि जिस भी अकाउंट से कर रहे हैं वो उसी अकाउंट में वापस भी आ सके। ये ना कि वो अकाउंट बंद हो जाए या किसी का डाल दिया, पता चला कि आप गए थे कैफे पे, कैफे वाले भैया का डाल दिया तो वो कैफे वाले भैया के अकाउंट में आएंगे पैसे। ठीक है नहीं, इसलिए कोशिश करना अपना अकाउंट डालना। ठीक, टू बी रिफंडेड ओनली इन द अकाउंट फ्रॉम विच पेमेंट हैज बीन मेड। और ये रिफंडेबल फीस अच्छी खासी होती, अच्छी खासी कितनी होती, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए लगभग 10,000 होती, 10 या 20,000 होती, ऐसे होती। ठीक है ना, और जो प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटियां होती हैं उनके लिए लगभग 2 लाख रुपया होती। कितनी होती, 2 लाख। 2 लाख क्यों होती, क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा होती, वहां पे 20-20 लाख एक साल की फीस होती, इसलिए 2 लाख रुपए वो लोग सिक्योरिटी के फॉर्म में लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के लिए लगभग 10,000 होती। ठीक है नहीं, ये वापिस आ जाती अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है। ठीक, तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, आप दोनों तरह की फीस को डिपॉजिट करा दोगे, रजिस्ट्रेशन फीस को भी जो कि नॉन रिफंडेबल और सिक्योरिटी फीस को भी जो कि रिफंडेबल होती। फिर आप दूसरे नंबर पे आएगा एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइसेस एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस ऑन ऑल डे। मान लो आपको 3 दिन मिले तो आप 3 दिन आपको सोचने को मिलेंगे कि आपको किस तरह से चॉइसेस रखनी है। मान लीजिए आपके 700 नंबर आ रहे, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, हाँ वो समझ गया, नंबर जितने भी आ रहे 700 नंबर मान लो आ रहे हैं तुम्हारे। अब तुम चाह रहे हो कि तुम्हें एम्स दिल्ली शायद मिले ना मिले, दूसरे नंबर पे उसका एम्स ऋषिकेश मिल जाए, उसका तीसरे नंबर पे एम्स जोधपुर मिल जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर की इच्छा है कि तुम चाहते हो कि तुम्हें एम्स ऋषिकेश मिल जाए। अब तुम्हें यह पता है कि एम्स जोधपुर तुमको पक्का मिल जाएगा, थोड़ा आइडिया लगा रखा तुमने यूट्यूब से देख के। अब मान लो तुमने 5 एम्स डाल दिए, सीक्वेंस से डालने हैं बच्चे, गड़बड़ नहीं करने। ठीक है नहीं, मान लो पहले नंबर पे तुमने डाल दिया एम्स न्यू दिल्ली, तुम्हें पता नहीं मिलना फिर भी डाल दे रहे हो, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरे नंबर पे एम्स ऋषिकेश डाल दिया, और तीसरे नंबर पे मान लो तुमने एम्स जोधपुर डाल दिया। ठीक है नहीं, और चौथे नंबर पे मान लो तुमने एम्स पटना डाल दिया। ठीक, तुम्हें पटना लेना नहीं है लेकिन चाहते हो कि अगर कोई ना मिले तो एटलीस्ट पटना ही मिल जाए, तुमने डाला साहब। ठीक, इन चारों को इसी सीक्वेंस में आप चॉइसेस डालोगे जिस सीक्वेंस में आपको चाहिए, जहां पे सीट खाली होगी वही मिलेगी। मान लो एम्स न्यू दिल्ली की सीट्स आपके स्कोर आते आते फिल होगी तो नहीं मिलेगा, हो सकता है एम्स ऋषिकेश मिल जाए, हो सकता है एम्स जोधपुर मिल जाए, हो सकता है एम्स पटना मिल जाए। आपके मार्च पे जिस कॉलेज में खाली होंगी सीट्स वो मिल जाएंगे। ठीक, अब ये ना हो कि आप दुनिया भर के सारे अंडमान निकोबार के भी कॉलेज डाले बैठे हो अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब आपको 700 नंबर पे ये मिल जाएंगे तो आप उन सबको क्यों डालोगे, आप मैक्स टू मैक्स 7-8 कॉलेज ही डालो। लेकिन अगर आपके मार्क्स मान लो 600 है, आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही नहीं है, तो सारे गवर्नमेंट कॉलेज डाल दो। एमबीबीएस मिलना ही नहीं मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो एमबीबीएस के गवर्नमेंट कॉलेज है ना, प्राइवेट डाल दो फिर वो मिल जाए।
और प्राइवेट की फीस भी चली जाए, तुम्हारी रिफंडेबल फीस, ठीक है नहीं। तो इसलिए वही डालना जो ले सकते हो, ठीक। तो आपने मान लो कि सारे गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिए जितने भी होते हैं, ठीक। तो आपने अपने हिसाब से, अपने मार्क से हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है, ऐसे कुछ भी नहीं कर देनी। मान लीजिए आपके 650 नंबर आ रहे हैं, तो आपने क्या किया कि आपने चॉइस फिलिंग कर दी कि यार मेरे को ये कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है नहीं। आप पहले थोड़ा सा आइडिया ले लें किस किसी कितनी कट ऑफ जाती, तो आपने उतने तक ही कॉलेज फिल करने। शुरुआत आप एम्स से दिल्ली कैसे कर सकते हो, सारे एम्स भर दो, मान लो 650 सारे एम्स भर दो, पता नहीं मिलना, ठीक है नहीं, पता नहीं मिलना मान लो, ठीक है नहीं, तो कोई तो मिलेगा, जो मिलेगा उसी के हिसाब से सीक्वेंस में डालते चले जाओ। तो हर किसी के मार्क्स के हिसाब से चॉइस फिलिंग होगी। अब 700 वाला बच्चा अगर चॉइस फिलिंग गलत तरीके से कर देगा, उसे गलत कॉलेज लॉट हो जाएगा, तो बेवजह उसकी एक्सरसाइज बढ़ जाएगी, बेवजह उसे भाग दौड़ करना पड़ेगा। तो आपकी चॉइस फिलिंग बहुत सही से होनी चाहिए। अच्छा, चॉइस फिलिंग के बाद जब आपको लगे कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूं, अब मुझे इसमें कुछ एडिट नहीं करना है, आप कर सकते हो। मान लो आपने सुबह चॉइस फिलिंग की, दोपहर मन बदल गया, नहीं, फिर आप एडिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो नीचे कॉलेज रखा 7वें नंबर पे, उसे 3rd पे कर सकते हो, जो 4थे पे रखा उसको 5वें पे कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो। आपके पास पूरा ऑप्शन होता है, 3 दिन तक कर सकते हो। लेकिन एक बार आपने चॉइस लॉक कर दी, ये देखो लॉकिंग का ऑप्शन, फिर आप एडिट नहीं कर सकते। लॉक कर, देखो ऐसे 3 दिन मिलेंगे, 2 दिन चॉइस फिल करे, 1 के लॉक के, 2 दिन वो फिल लॉक भी नहीं होंगे। ये मैं सोचना कि अभी लॉक कर देता हूं, नहीं, आपको लॉक करने का 1 ही दिन मिलेगा। और अगर आप लॉक करना भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपने फिल किया उसी के हिसाब से ऑटोमेटिक भी लॉक हो जाता है, ठीक। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर देना है, फीस पेमेंट कर देनी है, चॉइस को फिल कर देनी, फिलिंग की डेट होगी, परेशान मत होना, उसका चॉइस को लॉक कर देना। मान लो 6 को रजिस्ट्रेशन होता है, तो 6 से मान लो 7 8 तक रजिस्ट्रेशन डेट मिली, 8 से लेके फिर 8 से 10 तक आपको चॉइस फिल डेट मिली, 11 तारीख चॉइस लॉक करने की डेट मिली, ठीक। और मान लो आपने लॉक कर दिया, अब मान लो कि 11 तारीख को रिजल्ट आ जाता है, प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट होती है राउंड 1 की, और उसके बाद रिजल्ट आ जाता है राउंड 1 का एमसीसी की वेबसाइट पे। अब 11 को अगर आपने लॉक किया तो हो सकता है 14-15 तक रिजल्ट आएगा, ठीक। तो 1-2 दिन बाद रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद अपलोड करने आपको एसेंशियल सर्टिफिकेट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल फॉर्म, उनको स्कैन करके वेबसाइट पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा उस कॉलेज में, जो भी कॉलेज आपको मिल गया। मान लो इस बच्चे को थोड़ी देर के लिए, मान लो कि इसकी मन का ऊपर वाले कॉलेज नहीं मिले, इसको एम्स पटना मिल गया, इसे लेना नहीं है, इसका मन नहीं कर रहा है एम्स पटना जाने को, बट चूंकि इसने चॉइस फिलिंग की है, चाहे गलत की हो चाहे सही की हो, अगर कॉलेज मिल गया तो वहां जाके आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपको जाना पड़ेगा और वहां जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा साहब, ठीक। अब यही लिखा हुआ साहब, देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाना होगा, एट द अलॉटेड मेडिकल और डेंटल कॉलेज अगेंस्ट 1 राउंड, ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड सीट्स इन राउंड 1 can opt for willingness to upgrade from round 1 to round 2, for which they will have to physically report with original document at the allotted college। अगर आप चाहते हो, ध्यान सुनना, अगर आप चाहते हो कि कॉलेज 1 में जो, जैसे मान लो पटना में कॉलेज मिल गया, आप चाहते हो कि अब मैं दूसरे राउंड में भरूंगा, दूसरे राउंड पे काउंसलिंग कराऊंगा और मुझे ऋषिकेश मिल जाए, तो आप एम्स पटना जाओ, वहां पे उनको बता के आओ कि मैं राउंड 2 में पार्टिसिपेट करूंगा, अगर मुझे एम्स ऋषिकेश मिल गया तो वापस से मैं यहां से अपने डॉक्यूमेंट ले जाऊंगा और एम्स ऋषिकेश में जाके एडमिशन ले लूंगा, ठीक। एक तो ये ऑप्शन है, ध्यान सुनना। दूसरा ये भी ऑप्शन है कि आप वहां जाके रिपोर्ट ही ना करो। अगर आपने वहां रिपोर्ट नहीं किया तो वो सीट आपकी खाली रह जाएगी, ठीक। आपने वहां रिपोर्ट नहीं किया तो सीट आपकी गई। इट्स लाइक रुमाल रखना, जैसे रखते नहीं है लोग कि भैया यहां इस सीट पे हमने रुमाल लग दिया, ये आज के बाद हमारी सीट। अगर तुमने जाके फिजिकली रिपोर्ट कर दिया तो तुमने रुमाल रख दिया, ठीक है नहीं, और सेकंड राउंड के लिए चले गए कि सेकंड राउंड के लिए मैं काउंसलिंग कराऊंगा, हो सकता है सेकंड राउंड में मुझे ऋषिकेश मिल जाए, और अगर तुमने रुमाल नहीं रखा तो वो सीट तुम्हारी चली गई, अब तुम्हारी सीट नहीं, वो तुमने छोड़ दी, वो सेकंड राउंड में चली गई। अब वहां पे तुम गए नहीं तो तुम्हारे पास फ्री एग्जिट का भी ऑप्शन है और वहां जाके फिर अपग्रेड कराने का भी ऑप्शन है, ठीक। और दूसरे वो जिनको कॉलेज नहीं मिला, ठीक। तो 2 ऑप्शन है बच्चे, एक तो बच्चों को कॉलेज नहीं मिला, दूसरा जिसको मिल गया उसके पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो रिपोर्ट करने नहीं गया, अगर रिपोर्ट करने गया उसके बाद भी अपग्रेड करा सकता है, या फिर रिपोर्ट करने ही ना जाए, बैठा रहे तो उसकी सीट चली जाएगी। वो अब उसके पास कोई कॉलेज नहीं, सेकंड राउंड में जब वो जाएगा तो उसके पास कोई कॉलेज नहीं होगा अगर उसने रिपोर्ट नहीं किया। अगर रिपोर्ट किया तो वो कॉलेज तो उसके पास रहेगा ही रहेगा, प्लस अपग्रेड करने का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक।
नोट देखो, इफ ए रजिस्टर्ड कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड सीट्स ही कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 2 डायरेक्टली विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। राउंड 2 के लिए उसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा जिसने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कराया था पर उसको कोई सीट अलॉट नहीं हुई। अब देखना, अब शुरू हो रहा है राउंड 2। राउंड 2 की मान लो, अब ध्यान सुनना, फिर से बोल रहा हूं 6 तारीख को। थोड़ी देर के इमेजिनरी डेट्स हैं बच्चे, थोड़ा आगे पीछे हो सकती हैं। मान लो 6 को रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, 2 दिन का रजिस्ट्रेशन का टाइम मिला था, 6 से 8 तुमने रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिला 9 से 10, 9 से 10 तुमने चॉइस फिलिंग कर दी, 11 को 40 लॉक कर दी। फिर तुम्हें 11 के बाद मान लो कि 13 या 14 को रिजल्ट आया और उसके बाद 5 दिन तुमको वहां रिपोर्ट करने को मिले, जाके रिपोर्ट कर दो, ठीक है नहीं, तो 20 तारीख तक हो गया। फिर मान लो वापस से रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, मान लो कि 22 से रजिस्ट्रेशन सेकंड ओपन हो गया कि राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन 22 तारीख से शुरू होगा। अब राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन कौन कौन करा सकते? जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं की, उसका मन किया कि लाओ यार मैं सेकंड राउंड से रजिस्ट्रेशन कर देता हूं। मान लो अभी तक कोई बच्चा था, उसके 500 नंबर आ रहे थे, उसका मन नहीं था, उसको ज्यादा छोड़ो नीट की तैयारी, फिर से तैयारी करता हूं, लेकिन अब उसका मन क्या नहीं, रजिस्ट्रेशन करके कहीं भी कॉलेज ले लेता हूं या प्राइवेट ही कॉलेज ले लेता हूं, तो कर सकते हो। राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया तो राउंड 2 में कर सकते हो। दूसरी बात, मान लो कि राउंड 1 में तुम्हें कॉलेज मिल गया था, अब तुम राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन वो करना है काउंसलिंग, तो तुम्हें कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। राउंड 2 में कोई भी कॉलेज लॉट हो गया है तो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, सीधे चॉइस फिलिंग करना, ठीक। दूसरी बात, अगर मान लो कि राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था तुमने और अपनी चॉइस के कुछ कॉलेज डाले तो उसमें से कोई कॉलेज नहीं मिला, तब भी तुम राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम सीधे चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है नहीं। जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो फीस पेमेंट करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उन्हें फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो फीस पे कर चुके हैं, रिफंडेबल भी और नॉन रिफंडेबल भी, ठीक। कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 एंड डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन, उनको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आल्सो कैंडिडेट हु हैव नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1 नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन। अगर कोई कॉलेज वन में राउंड 1 में कॉलेज मिल गया था पर वो गया नहीं था रिपोर्ट करने, फ्री एग्जिट कर लिया था उसने, तो वो भी अब रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत इनको नहीं। फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 फॉर दोज कैंडिडेट who have not registered in round 1 with full payment, जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था राउंड 2 में कर सकते हैं चाहे तो, ठीक। अब इसके बाद क्या होगी, फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, फिर से लॉकिंग होगी साहब, फिर से सीट अलॉटमेंट हो जाएगा राउंड 2 में, और उसके बाद रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा एमसीसी की वेबसाइट पे, ठीक है नहीं। उसके बाद आपको फिर से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे साहब, ठीक है नहीं। अपलोड करने के बाद फिर से फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। अब बहुत ध्यान सुनना, ठीक, 2 बच्चों के एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चे। एक लड़का राम है, एक लड़की पिंकी है, एक लड़का बल्लू है, ठीक। इसके नंबर मान लो 700 आए हैं, इसके नंबर 650 आए हैं, इसके नंबर 550 आए, ठीक। अब तुमको पता है, बहुत ध्यान सुनना, तुमको पता है कि इसको कॉलेज, ठीक है नहीं, तुमको पता है कि इसको कॉलेज तो पक्का मिल जाएगा, इसको कॉलेज दुविधा में है और इसको कॉलेज नहीं मिलेगा, ये तुमको पता है, ठीक। बट काउंसलिंग तीनों करा सकते हैं, ये उनके पास पूरी फ्रीडम है। अब इसको पता है कॉलेज मिल जाएगा, अगर ये गलत चॉइस फिलिंग कर देगा तो इसको गलत कॉलेज मिल सकता है, इसलिए इसने चॉइस फिलिंग में, याद करो ये वाली चॉइस फिलिंग यूज की थी, देखो, ठीक। पहले इसने क्या डाला था, एम्स न्यू दिल्ली, ठीक। फिर इसने क्या डाला था, एम्स ऋषिकेश, थोड़ी देर के लिए मान लो, फिर इसने डाला था एम्स जोधपुर, ठीक। फिर इसने डाला था मान लो एम्स पटना राउंड 1 में, ठीक, राउंड 1 में डाला था। और मान लो कि इसने भी खूब सारे कॉलेज डाले, सारे एम्स डाल दिए, 20 के 20 ऐसे, ठीक है। जितने कॉलेज थे इसने लगभग 1000 कॉलेज, जितने गवर्नमेंट कॉलेज थे सारे डाल दिए, सारे गवर्नमेंट कॉलेज इसने फिल कर दिए, अंडमान निकोबार तक डाल दिए, सब जितने गवर्नमेंट कॉलेज थे, जितने एमबीबीएस के गवर्नमेंट कॉलेज थे इसने सारे डाल दिए थे। मान लो इसने भी सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिए राउंड 1 में, ध्यान सुनना, राउंड 1 में। अब राउंड 1 का जब रिजल्ट आया, थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसको अलॉट हो गया एम्स पटना, एम्स पटना, ये राउंड 1 का रिजल्ट, ठीक। बट इसको चाहिए क्या, अब इसको चाहिए क्या,
या तो इसको इसको चाहिए एम्स न्यू दिल्ली, बट उसको पता उसे मिल नहीं सकता। तो ये कह रहा है कि एटलीस्ट जोधपुर मिल जाए, लेकिन इसका ख्वाब है कि राजस्थान ये ऋषिकेश मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये इसकी अपनी चॉइस है, ठीक है नहीं। अब ये चाह रही कि कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ये कह रहा कि चलो किस्मत आजमाते हैं, कुछ मिल जाएगा गवर्नमेंट एमबीबीएस, नहीं तो बीडीएस मिल जाएगा, नहीं तो कुछ और ले लूंगा, देखूंगा। ये भी रिस्क ले रहा, ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लो। अब इसके पास दो ऑप्शन थे, अगर ये एम्स पटना में जाके रिपोर्ट करा देगा, अगर रिपोर्ट करा देगा, दूसरा ऑप्शन है कि जाके रिपोर्ट ही ना कराए। अगर ये रिपोर्ट नहीं कराएगा तो राउंड 2 में इसके पास कोई कॉलेज नहीं होगा। अगर इसने रिपोर्ट कर दिया वहां जाके, तो राउंड 2 में इसके पास एम्स पटना है, ठीक है ना। अभी एम्स पटना इसके पास है राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन के दौरान, और अगर इसने रिपोर्ट नहीं किया तो इसके पास राउंड 2 में कुछ भी नहीं, और यहां इनके पास अभी कुछ नहीं, इनके पास अभी कुछ नहीं, ठीक। अब ये सभी बच्चे एलिजिबल हैं राउंड 2 के लिए। अब इनमें से किसी को भी राउंड 2 के लिए, इसमें से किसी को भी राउंड 2 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं। इसमें से किसी को भी राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। क्या करा सकते हैं साहब, अब वापिस इनको चॉइस फिलिंग करनी, सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी। हाँ, कोई बाहर से कोई 34 बच्चा आ जाए, ठीक है नहीं, गजोदर आ जाए, तो उसको अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इनको मान लो राउंड 2 के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। अब देखो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक। अब राउंड 2 है, राउंड 2 में इसके पास अभी तक क्या अवेलेबल है, मान लो कि इसने एम्स पटना में जाके रिपोर्ट कर लिया था, थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है नहीं। इसके पास कोई कॉलेज नहीं, इसके पास कोई कॉलेज नहीं। इस बार मान लो राउंड 2 में एक बच्चा और आ गया, ठीक है नहीं, गुल्लू आ गया, ठीक है नहीं। गुल्लू के मान लो 400 नंबर, कह रहा क्या हो, हम भी देखते हैं साहब। अब राउंड 2 में फिर से कॉलेज भरने थे, इसने, ये देखो ये दीदी ने सारे गवर्नमेंट कॉलेज भर दिए, सारे दुनिया भर के जितने एमबीबीएस कॉलेज थे सारे भर दिए। इसने गवर्नमेंट सारे एमबीबीएस भरे, और इसने बीडीएस भी भर दी, इसने भी सारे गवर्नमेंट एमबीबीएस और बीडीएस भर दिए। थोड़ी देर के लिए मान लो ये कह रहा कहीं मिल जाए चला जाऊंगा यार, अंडमान निकोबार मिल जाए, ठीक है नहीं, पुडुचेरी मिल जाए, केरला, कर्नाटका, यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, सब डाल दिए इसने, ठीक। अब राउंड 2 का रिजल्ट आया, ठीक है नहीं। अच्छा, इस बार ये एम्स पटना तो डालेगा नहीं, इसका अब जाने का मन कहां कहां है भाई, एम्स अच्छा इसको क्या क्या मिल सकता है। अब इसने डाला था एम्स ऋषिकेश, पहले नंबर पे एम्स न्यू दिल्ली, फिर डाला इसने एम्स, ध्यान सुनना, एम्स ऋषिकेश, और फिर डाला इसने एम्स जोधपुर, ठीक। ये 3 ही कॉलेज डाले मान लो इसने, और मान लो गलत टाइम कुछ और डाल दिया तो कुछ और मिल जाएगा इसको इसके नंबर पे, ठीक है नहीं, कोई नंबर अच्छे हैं इसके। तो अब राउंड 2 का रिजल्ट आया, राउंड 2 का रिजल्ट आया, तो अब इसको कॉलेज मिल गया मान लो एम्स ऋषिकेश, ठीक है नहीं। कौन सा मिल गया, एम्स ऋषिकेश। अब इसको एम्स पटना से जाके अपने डॉक्यूमेंट ले जाके लाने पड़ेंगे और एम्स ऋषिकेश में जाके डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। अगर राउंड 2 में इसको ये एम्स ऋषिकेश चाहिए, अगर इसने यहां डिपॉजिट नहीं कराया तो इसके पास एम्स पटना ही रह जाएगा, ऋषिकेश नहीं रहेगा। तो यहां से डॉक्यूमेंट लाने पड़ेगा और यहां जाके जमा कराने पड़ेंगे। हां, अगर एम्स पटना में इसने जाके रिपोर्टिंग नहीं कराई थी तब तो एम्स पटना था ही नहीं थे इसके पास, तो सीधे इसको एम्स ऋषिकेश मिल सकता है, ठीक। मान लो थोड़ी देर के लिए कि इस बच्ची को, थोड़ी देर के लिए मान लो कि इस बच्चे को मिल गया कॉलेज, कोई कॉलेज गवर्नमेंट मिल गया, ठीक है ना। मान लो इसको केरला का कॉलेज मिल गया, ठीक है नहीं, खुद कहां की है, यूपी की, थोड़ी देर के लिए मान लो केरला कॉलेज मिल गया। अब ये इसने लेना नहीं चाह रही, लेकिन क्या करे, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है केरला का, ठीक है नहीं। तो अभी भी ये फंसी हुई, सोच रही कहीं और मिल जाए, कॉलेज आसपास मिल जाए तो ज्यादा दूर है, इतनी दूर स्टेट में इसको नहीं जाना है, ठीक। और मान लो कि इनको कुछ भी नहीं मिला और इसको भी कुछ भी नहीं मिला, तो राउंड कितने हो गए बच्चे, 2 राउंड हो चुके हैं, राउंड 1 और राउंड 2। ये इन सबको मिल गया, इनको जाके वहां फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर इन्हें अपग्रेड कराना है तो अपग्रेडेशन के लिए भी डालना पड़ेगा। अभी सिर्फ राउंड 2 हुए हैं, राउंड 3 बाकी है, ये देख सकते हो साहब, ठीक है नहीं। अब देखो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज अगेंस्ट सेकंड राउंड, कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड सीट्स इन राउंड 2 can opt for willingness to upgrade from round 2 to round 3 for which they will have to physically report at the allotted college। ये अभी भी राउंड 2 से राउंड 3 के लिए भी करा सकते हैं कि भैया मेरे को अभी भी अपग्रेड करवाना है, इनका मन है साहब। जैसे इस बच्चे की इच्छा है कि इसको एम्स ऋषिकेश मिल जाए, ठीक है नहीं, अभी इसको एम्स मान लो जोधपुर मिला साहब, राउंड 2 में इसको एम्स जोधपुर मिला है, ठीक है नहीं, हाँ जी।
राउंड 2 में मान लो एम्स इसको जोधपुर मिला बच्चे, ठीक है नहीं, सॉरी एम्स जोधपुर मिला और एम्स ऋषिकेश चाहिए इसको, और यहां पे इसको गवर्नमेंट कॉलेज कोई केरला का कॉलेज मिल गया, इसको यूपी का कोई चाहिए, तो ये दोनों भी अपग्रेड कराना चाहते हैं, इनको तो बच्चों को मिला ही नहीं, ठीक है नहीं। अब वापस से राउंड 3 का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, ठीक है। राउंड 3 से पहले एक दो बातें और देख लो। इफ अपग्रेडेड इन राउंड 2 द कैंडिडेट मस्ट टेक रिलीविंग फ्रॉम द राउंड 1 सीट एंड ज्वाइन राउंड 2 सीट। जो मैं बोल रहा था कि एम्स पटना जाके बताना पड़ेगा कि भैया मैं आपका कॉलेज छोड़ रहा हूं, मुझे एम्स ऋषिकेश मिल गया है, मैं वहां जा रहा हूं, तो वहां से रिलीविंग लेटर लेके आना पड़ेगा और एम्स ऋषिकेश जाना पड़ेगा, ठीक। दूसरा, कैंडिडेट अलॉटेड सीट्स इन राउंड 2 बट हु डू नॉट रिपोर्ट और ज्वाइन द अलॉटेड सीट शैल फॉरबिड देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है नहीं। अगर किसी को राउंड 2 में कॉलेज मिल गया और वो रिपोर्ट जाके नहीं करता है, कॉलेज जाके ज्वाइन नहीं करता, तो भाई साहब उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जितनी वो सारी की सारी चली जाएगी। राउंड 1 में नहीं रिपोर्ट किया तो चलेगा, लेकिन राउंड 2 में जाके रिपोर्ट करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। सीधे फ्री एग्जिट नहीं, बिना रिपोर्ट किए फ्री एग्जिट नहीं कर सकते आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर रिपोर्ट नहीं किया तो जो 10,000 20,000 सिक्योरिटी फीस दी है वो तुम्हारी जब्त कर ली जाएगी, वो नहीं मिलेगी, ठीक। कैंडिडेट गेटिंग अपग्रेडेड इन राउंड 2 शैल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन राउंड 1 सीट, ठीक है नहीं। अगर कैंडिडेट गेटिंग अपग्रेडेड इन राउंड 2 शैल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन राउंड 1 सीट। अगर आपकी कॉलेज अलॉट हो गया तो आपकी जो राउंड 2 में कॉलेज मिल गया तो राउंड 2 वाला अपने आप चला जाएगा। जैसे एम्स ऋषिकेश की सीट मिल गई तो पटना वाली अपने आप तुमसे हट जाएगी, नहीं पटना भी पकड़ लूं ऋषिकेश भी पकड़ लूं मैं थर्ड राउंड के लिए चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। पटना वाली गई, अब तुम्हारे पास ऋषिकेश वाली बची, अब तुम राउंड 3 के लिए जा सकते हो, ठीक। और देखो नोट में एक इंपॉर्टेंट बात है कि इफ ए कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर्ड इन राउंड 2 इज नॉट अलॉटेड सीट्स ही शैल कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3, ठीक है नहीं। जैसे गुल्लू अभी राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकता है, बल्लू कर सकता है, इनके पास कोई दिक्कत नहीं, इनको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, आराम से राउंड 3 में पार्टिसिपेट करें, ठीक, डायरेक्टली विदाउट रजिस्ट्रेशन। बट हाउएवर इफ एन अपग्रेडेड कैंडिडेट डज नॉट वांट राउंड 2 सीट ही मे अवेल एग्जिट विद द फॉर फ्यूचर आफ्टर राउंड 2 रिजल्ट अनाउंसमेंट्स, ठीक है नहीं। अगर अपग्रेडेड कैंडिडेट डज नॉट वांट राउंड 2 सीट, अगर उसको राउंड 2 की सीट नहीं चाहिए, तब उसकी भैया जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त कर ली जाएगी, ठीक है नहीं। बोलो आया, उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। तो इस तरह होता है राउंड 1 और राउंड 2। अब चलते हैं हम लोग राउंड 3 की तरफ, ठीक है नहीं। जैसे जैसे राउंड आगे जाते जाएंगे थोड़ी सी काउंसलिंग कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं जो तुम समझ ना सको, बट ध्यान से सुनना पड़ेगा। अभी स्टेट की काउंसलिंग मैंने मिक्स नहीं की है। अब देखो राउंड 3 में देखो वही सारी यूनिवर्सिटियां हैं कि कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 और राउंड 2 एंड डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बल्लू और गुल्लू को कोई कॉलेज नहीं मिला तो इनको अब रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, इनको 1 में भी नहीं मिला, 2 में भी नहीं मिला, 3rd में जा रहे हैं ये लोग, ठीक। अब इनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। बट अब इंपॉर्टेंट बात है, बट अब देखो, बट ठीक है नहीं, फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड 3 फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1। अगर किसी ने राउंड 1 या राउंड 2 में अभी तक रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं, सीधे राउंड 3 में एंटर करना कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो सकता कोई नया बच्चा ऐड आ जाए, ठीक है नहीं। मान लो कि अभी तक ये था, अभी तक कौन थे, राम, पिंकी, बल्लू, गुल्लू, ठीक। अब मान लो कि एक बच्चा और आ गया। राउंड 1 में कितने थे बच्चे, ये राउंड 1 के थे, देखो सर लिख भी देता हूं, ये 3 थे राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करा के आए थे, ये राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करा के आया था। मान लो 3rd बच्ची रीमा, ठीक, ये मान लो राउंड 3rd में आ जाती, ठीक है नहीं। इसके मार्क्स आ रहे मान लो 605, ठीक। तब इसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इन दोनों को कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, अब कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस इनकी नहीं लगेगी। इन भाई साहब को अगर अब राउंड 3 में जाना है अगर, तो पहला तो इनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी जो कि 10-20 हजार रुपया होगी, ठीक। दूसरा इनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इन दोनों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यही लिखा हुआ है, ये देखो, हैव रिजाइंड नॉट रिपोर्टेड, अगर रिजाइन कर दिया है, रिपोर्ट नहीं किया, जिनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट कर ली जाएगी। इन राउंड 1 और राउंड 2 नीड टू फिल द फ्रेश चॉइसेस ओनली विद द फुल पेमेंट ऑफ फीस। अब ये
फ्रेश चॉइसेस तो फिल कर सकते हैं, लेकिन पूरा पेमेंट फिर से करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन भले ही ना करें, लेकिन चॉइसेस के दौरान इनको पेमेंट सारा करना पड़ेगा। राउंड 3 के लिए, राउंड 2 के लिए ऐसा नहीं था। फिर से बचिया फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, फिर से लॉकिंग ऑफ चॉइस होगी, फिर से सीट अलॉटमेंट होगा राउंड 3 में, और अब रिजल्ट आ जाएगा राउंड 3 का एमसीसी की वेबसाइट पे साहब। ठीक, एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्टर आ जाएगा। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ अलॉटेड कॉलेज के अंदर अगेंस्ट राउंड 3 के सीट के अगेंस्ट। ठीक है नहीं। अब थोड़ी देर के लिए फिर से मान लो कि इन सब ने फिर से वापस से चॉइस फिलिंग की साहब। ठीक है नहीं, इन भाई साहब ने, अब मान लो मैं इन सबकी चॉइस फिलिंग फिर से दिखा देता हूं बच्चे। इसको एम्स ऋषिकेश मिल चुका था, ठीक है नहीं। अब इसने एम्स न्यू दिल्ली डाला, ठीक है, सॉरी एम्स जोधपुर मिला था ना, हाँ एम्स जोधपुर मिल चुका था, और इसको एम्स ऋषिकेश एटलीस्ट चाहिए था। एम्स ऋषिकेश, सिर्फ इसने 2 कॉलेज डाल दी। पिंकी को गवर्नमेंट कॉलेज केरला मिल गया था। अब इसने चुन चुन के अपने स्टेट वाले जो इसको चाहिए थे उससे अच्छे जो कॉलेज मिला उससे अच्छे उसने 3-4 कॉलेज डाल दिए। 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया। कोई मान लो यूपी का कोई गवर्नमेंट कॉलेज इसने डाल दिया। इसके अलावा और एम्स वगैरह डाल दी, केजीएमयू डाल दिया कोई। ठीक, और ये भाई सब तो सारे कॉलेज डाल के बैठे। मान लो इसने सारे गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस के कि कहीं भी मिल जाए मैं तो चला जाऊंगा, बीडीएस के डाल दिए। इसने भी थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसने भी गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिए एमबीबीएस के और बीडीएस के। ठीक है नहीं, इसने चुन चुन के गवर्नमेंट के कॉलेज डाले एमबीबीएस के जो इसको चाहिए थे। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए मान लो इसका रिजल्ट आया, इन सबका रिजल्ट आ गया मान लो। अब मान लो इनको मिल गया भाई साहब एम्स ऋषिकेश। ठीक, इनको क्या मिल गया एम्स ऋषिकेश। और मान लो कि इसको अपग्रेड होकर कोई कॉलेज नहीं मिला, इसको सिर्फ केरला का कॉलेज ही मिला। केरला वाला जो था वही है इसके पास, इसको अपग्रेड होकर नहीं मिला कॉलेज, नहीं अपग्रेड हो पाया। इसने कुछ ऐसी ही चॉइसेस डाली जो इसके मार्क्स पे इसको नहीं मिल पाया, ऐसा हो सकता है। ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसको कोई गवर्नमेंट कॉलेज बीडीएस मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज बीडीएस मिल गया। ठीक है नहीं, और ये इसको मान लो अंडमान निकोबार में मिल गया, और ये बिहार का बच्चा है, बल्लू बिहार से है, इसको अंडमान निकोबार में मिल गया गवर्नमेंट बीडीएस। ठीक, अब इस बच्चे ने मान लो डाला, इसको कुछ भी नहीं मिला। मान लो इसने डाला, इसको कुछ भी नहीं मिला, मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक, अब ये राउंड 3 के मान लो रिजल्ट आ गए हैं। ठीक, अब 3rd राउंड के कुछ रूल्स हैं, बहुत सख्त रूल हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अब इंपॉर्टेंट बात है कि इफ अपग्रेडेड द कैंडिडेट मस्ट, ये वर्डों पे ध्यान देना, मस्ट टेक रिलीविंग फ्रॉम राउंड 2 सीट एंड ज्वाइन राउंड 3 स्टेट। उसको राउंड 2 से रिलीविंग लेटर लेके आना पड़ेगा, यानी कि एम्स जोधपुर से रिलीविंग लेटर लेके आना पड़ेगा, और राउंड 3 में उसको एडमिशन लेना पड़ेगा। वंस ज्वाइंड ही कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन फ्रॉम दिस सीट। अगर अब इसको राउंड 3 में जो मिल गया है और अगर अब इसने ज्वाइन कर लिया, ना तो ये किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ना ही अब ये सीट छोड़ सकता है। अब ये यहां पे इसकी खत्म साहब। ठीक है नहीं, अब ये जो भाई साहब थे राम, इनका यहां पे मामला खत्म। अब इनको एम्स ऋषिकेश के आगे नहीं बढ़ सकते साहब, काउंसलिंग इनकी यहां पे हो चुकी है, द एंड। ठीक है नहीं, अब चाह के कुछ भी नहीं कर सकते, इनके पास ऑप्शन सारे खत्म है इन दोनों के पास। ठीक, इनके पास भी कहानी खत्म है साहब। ठीक, ये देखो ये लिखा हुआ, इफ अलॉटेड सीट द कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन राउंड 3 सीट ही मे एग्जिट विद फॉर फ्यूचर ऑफ फीस। वो बाहर जा सकता है अपनी फीस को जब्त करा के, जो कि रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल, तो रिफंड ही नहीं होनी थी, रिफंडेबल फीस को जब्त करा के वो यहां से एग्जिट कर सकता है। एंड एलिमिनेशन कैन नॉट पार्टिसिपेट एनी फर्दर राउंड, और वो इससे एलिमिनेट कर दिया जाएगा काउंसलिंग से, और किसी भी राउंड में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इन दोनों का तो साहब खेल खत्म हो गया, ये दोनों किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब दो क्या, अब तीनों लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, इनको भी मिल चुका है साहब कॉलेज, इन तीनों के पास ऑप्शन खत्म। अब आगे राउंड में ये आगे राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इनको एम्स ऋषिकेश मिल चुका है, इन्हें केरला कॉलेज मिल चुका है, इन्हें गवर्नमेंट बीडीएस मिल चुका है साहब। ठीक है नहीं, इन्हें ज्वाइन ही करना पड़ेगा। अगर ये एग्जिट करते हैं कि यहां जाके नहीं रिपोर्ट करते हैं, एक तो इनकी फीस जो रिफंडेबल है वो जब्त कर ली जाएगी, और ये किसी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई?
अब इन दोनों के पास अभी भी ऑप्शन खुले हुए हैं साहब। ठीक, देखो इधर आगे क्या लिखा, इफ ए कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर्ड इन राउंड 3 इज नॉट अलॉटेड ए सीट, ही शी इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड। अगले राउंड के लिए वो पार्टिसिपेट है अगर उसको कोई कॉलेज नहीं मिलता है। अब देखो, कैंडिडेट गेटिंग अपग्रेडेड इन राउंड 3 शैल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन राउंड 2 सीट। राउंड 2 की सीट पे उनका कोई क्लेम नहीं बचेगा। जैसे कि उस बच्चे को एम्स ऋषिकेश मिल गया, अब उसका जोधपुर वाली सीट पे कोई क्लेम नहीं, जोधपुर वाली सीट किसी और बच्चे को मिल जाएगी। ठीक, अब मान लो इस बच्चे ने राउंड 3 में इसने एम्स जोधपुर की सीट खाली कर दी ना, अब वो जोधपुर की सीट कहां चली जाएगी? स्टे वैकेंसी राउंड में। अच्छा, स्टे वैकेंसी राउंड के लिए ये फाइनल वैकेंसी राउंड, इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होगी, ये आखिरी राउंड होता है ऐसा। अब इस राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। यहां पे यही लिखा हुआ, ध्यान सुनना, फ्रेश रजिस्ट्रेशन शैल बी डन फॉर फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है नहीं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन शैल बी डन फॉर फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। बाहर से कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो नहीं कर सकते साहब। ठीक, देखो, डाटा विल बी शेयर्ड, ठीक है नहीं, data will be shared with the center and the states after round 3, and if candidate has his name in the list of allotted candidates in either center or state, then such a candidate shall be eliminated from the all India stay vacancy round। अगर किसी बच्चे को स्टेट का या ऑल इंडिया कोटा से कोई भी कॉलेज मिला है तो वो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। स्टे वैकेंसी राउंड में वही बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है जिसको अभी तक ऑल इंडिया में या उसके स्टेट में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वही बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक, ऑल इंडिया कोटा स्टे वैकेंसी राउंड फॉर वैकेंट सीट्स ऑफ राउंड 3 एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट्स विल बी कंडक्टेड बाय एमसीसी। ठीक है नहीं, थ्रू ऑनलाइन मोड। स्टे वैकेंसी दो लोगों के लिए होगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए होगा साहब, और जो भी राउंड 3 की बची हुई ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं उनके लिए होगा साहब। ऑनलाइन मोड से होगा, एमसीसी के थ्रू होगा बच्चे। ठीक है नहीं, अब इसमें देखो, इफ ए कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट्स इन स्टे वैकेंसी राउंड ही हैज टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट्स कॉलेज। इफ द कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज सीट ही शैल बी डिबेड फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन फॉर 1 ईयर along with the forfeiture of fees। भैया अगर स्टे वैकेंसी में कोई कॉलेज मिलता है तो एक तो आपको साहब बहुत ध्यान सुनना, एक तो आपको वो कॉलेज ज्वाइन ही करना है। अगर नहीं ज्वाइन करोगे तो अगले 1 साल तक नीट का एग्जाम नहीं दे सकते, प्लस जो तुमने फीस जमा की है रिफंडेबल वाली वो भी रिफंड नहीं की जाएगी, उसे जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है नहीं, तो आपको स्टे वैकेंसी में जो राउंड मिला है वो करना ही करना है। ठीक है ना, वहां जाके ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इफ ए कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट इन स्टे वैकेंसी, ठीक है नहीं, तो ये तो पहले बता चुका हूं, उससे क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से काउंसलिंग होती है बच्चे। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इन 3 बच्चों को कॉलेज मिल चुका, इनको कॉलेज नहीं मिला, इन्हें जाके ज्वाइन ही करना पड़ेगा कॉलेज। अगर नहीं करते हैं थर्ड राउंड के बाद तो आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते साहब। ठीक है नहीं, अब यहां पे इनकी काउंसलिंग का क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। एक बात और याद रखना बच्चे, पहले ऑल इंडिया कोटा की, देखो ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 होता है बच्चे। ठीक, ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 होता है, फिर उसके बाद बच्चे स्टेट कोटा का राउंड 1 होता है। स्टेट कोटा का राउंड 1 होता है। ठीक, फिर बच्चे ऑल इंडिया कोटा, फिर उसके बाद होता है ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, ये जो कि एमसीसी कराता है। फिर हर स्टेट का अलग होता है बच्चे, स्टेट का बच्चे स्टेट कोटा का राउंड 2 होता है। काउंसलिंग का प्रोसीजर ऐसे ही चलता है। फिर उसके बाद ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 होता है, ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 होता है, फिर स्टेट कोटा राउंड 3 होता है। मेन काउंसलिंग यहीं पे खत्म हो जाती है बच्चे। इसके बाद बहुत रेयरली बहुत कम सीट्स बचती हैं, 2, 4, 8, 10, 20, बस ऐसे ही सीट्स बचती हैं, बहुत कम सीट्स बचती हैं। पहले ऑल इंडिया कोटा राउंड होगा, फिर उसके बाद स्टेट कोटा होगा, फिर उसके बाद ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, फिर स्टेट कोटा, फिर ऑल इंडिया कोटा राउंड 3, फिर स्टेट कोटा, और इसके बाद जो होता है बच्चे, इसके बाद होता है स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है नहीं, इसके बाद होता है स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है नहीं, और यहां पे खत्म हो जाती है लगभग काउंसलिंग।
इसके बाद भी अगर कुछ सीट्स बच जाती हैं तो स्टेट्स को वापस कर दी जाती हैं, स्टेट्स अपने स्तर पे उस काउंसलिंग को कराता है। कोई मान लो प्राइवेट कॉलेज की सीट्स बच जाती हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स बच जाती हैं, तो अभी तक तो यही रूल था कि उसको वापस कर दी जाती है, वो काउंसलिंग अपने स्तर पे जाके करवा लेते हैं, ठीक है नहीं। वो सीट्स बहुत कम, रेयरली किसी एक दो कॉलेज में एक दो सीट्स ही होती हैं, बहुत ज्यादा सीट्स नहीं होती। तो इस तरह से कुछ काउंसलिंग चलती है। जो रूल इसके लिए फॉलो होता है, ऐसे ही रूल स्टेट राउंड के लिए होता है। आप पहले ऑल इंडिया की कराओगे, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। आपको अपने पहले तो कॉलेजेस चुन लेने की, भाई मेरे को इतने 5 कॉलेजेस में से ही एडमिशन लेना है, और उनको चॉइस फिलिंग कर लो। आप ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप सारी काउंसलिंग कराना चाहते हो, सारे कॉलेजेस चाहिए, तब तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। आप कॉलेजेस की लिस्ट बना लो कि मुझे इतने कॉलेज चाहिए, मेरे इतने नंबर हैं, ये कॉलेज मिल सकते हैं, उनकी लिस्ट बना लो और उसके हिसाब से कराओ। अगर आपके मार्क्स इतने कम है कि आपको कोई भी कॉलेज चलेगा तो सबकी भरते जाओ, जब तक खाली रहेगा, जब तक सीट अलॉट नहीं होती तब तक भरते जाओ। सीट अलॉट हो जाएगी तो अपग्रेडेशन के लिए डाल देना, नहीं अपग्रेड होगा तो उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना। तो ये दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक रे डायग्राम से भी समझा देता हूं, ठीक है नहीं। ये देखो, ये रे डायग्राम, ये सब कुछ बच्चे आपको कहां पे मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा। मैं रे डायग्राम से इसको पूरा समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से लेना। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे चले जाना है, www.mcc.nic.in, इस पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल होती है, 1500 रुपया होती है। इसके अलावा रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी होती है, जो कि अच्छी खासी होती है, 10-20 हजार रुपया होती है, प्लस प्राइवेट के लिए तो और ज्यादा होती है, लगभग 2 लाख के आसपास होती है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉक करोगे, चॉइसेस को फिल करोगे और उन्हें लॉक करोगे। अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाती है, अगर मान लो अलॉट हो गई, यस, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आपने रिपोर्ट ही नहीं किया, फ्रीली एग्जिट करो, राउंड 2 में जाके पार्टिसिपेट करो। आपने सीट को नहीं पकड़ रखा, सीट को डोनेट कर दिया कि जाओ मैं नहीं ले रहा है सीट, ठीक। दूसरा, आपने गए जाके कॉलेज में अलॉटेड कॉलेज में गए, एडमिशन ले लिया और जाके बोला कि मैं भी राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट करूंगा, ठीक है नहीं, राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट करूंगा। अब अगर तुम्हारे पास राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ सेकंड राउंड के लिए, ठीक है नहीं। और अगर नहीं करना चाहते तो यहां से भी ऑप्शन है, फ्री एग्जिट कर सकते हो। अगर तुम नहीं चाहते हो कि इस कॉलेज में कंटिन्यू करो तो फ्री एग्जिट कर सकते हो, अपनी स्टेट में एंटर कर सकते हो। मान लो स्टेट में कोई कॉलेज मिल गया तो यहां से एग्जिट करके आप स्टेट में चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहीं पे अपग्रेडेशन करना चाहते हो, आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो सब, ठीक है नहीं। अगर आप कंटिन्यू स्टडी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पे पढ़ो, फिर आपको कोई काउंसलिंग कराने की जरूरत नहीं। अगर अपग्रेड कराना है तो इसके अंदर आप करा सकते हैं। मान लो आपको कॉलेज नहीं मिला, आपको कॉलेज लॉट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करो, फ्रेश चॉइस फिलिंग करो, ठीक है नहीं। अगर जो चॉइसेस राउंड 1 में सबमिट की थी वो नल और वाइड हो जाएंगे, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी राउंड 2 के लिए, ठीक है नहीं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा राउंड 2 के लिए। अगर राउंड 2 में रजिस्टर्ड कैंडिडेट नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन, राउंड 1 में जो रजिस्टर हो चुके हैं उन्हें राउंड 2 में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं। अब मान लो आप सेकंड राउंड के लिए फिर से आपने चॉइस फिल की, फिर से आपने चॉइस को लॉक किया और उसका रिजल्ट आया, तो सेकंड राउंड में आपके पास 2 ऑप्शन है कि आपको सीट अलॉट हुई या नहीं हुई। अगर हो गई तो अब यहां पे देखो, ये वाला फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं है, ये फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं होगा। अब आपको वहां पे जाके आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, फ्री एग्जिट इफ नॉट रिपोर्टेड, ठीक है नहीं। हाँ, अभी भी फ्री एग्जिट कर सकते हो, अगर रिपोर्ट नहीं किया अभी भी फ्री एग्जिट कर सकते हो। अब रिपोर्ट कर सकते हो, रिपोर्टेड टू अलॉटेड कॉलेज, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी, और एडमिशन फॉर्मेलिटीज को क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। इफ अपग्रेडेड देन अर्लियर सीट अलॉटेड स्टैंड्स कैंसल्ड and candidate must join the round 2 allotted seats after relieving from round 1 college। राउंड 1 से रिलीव होने के बाद आपको राउंड 2 को ज्वाइन ही करना पड़ेगा। अगर अपग्रेडेशन चाहते हो राउंड 2 से राउंड 3 में तो आप फिर से आप अपग्रेडेशन करिए, अगले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक। अगर मान लो आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप थर्ड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करोगे, फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है नहीं। If not upgraded, candidate does not want to retain round 1 allotted seats, she may avail free exit within 5 days after the announcement of round 2 result. Otherwise, round 2 rules will apply, वरना round 2 के rules apply होना शुरू हो जाएंगे। फ्रेश रजिस्ट्रेशन किसके कौन कौन करेगा राउंड 3 के लिए? जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया राउंड 1 या राउंड 2, हैव रिजाइंड और नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1 और राउंड 2, ठीक है नहीं, वो राउंड 3 के लिए वापस से क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। Candidate who registered in for round 1 and round 2 and did not get any seat are not required to register again, उनको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं। अब फिर से वापस से एक चीज और याद रखना, राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग
if she surrender or withdraw the seats with forfeiture of security money third day prior to commencement of round 3। यानी कि अगर राउंड 2 के बाद आप राउंड 3 में अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आपकी जो रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी उसको जमा कर लिया जाएगा और वापस से फिर से राउंड 3 की आपको फीस देनी पड़ेगी। ठीक, राउंड 3 में फिर से आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग का चॉइस लॉकिंग करेंगे और सीट के अलॉटमेंट का वेट करेंगे। अगर सीट अलॉटेड हो गई, ठीक है नहीं, तो अगर अलॉट होगी तो यहां से आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते। वहां राउंड 1 राउंड 2 में ऑप्शन था फ्री एग्जिट का, यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है फ्री एग्जिट का। अब रिपोर्ट करोगे अलॉटेड कॉलेज को, कंप्लीट करोगे एडमिशन फॉर्मेलिटीज, आपका काम खत्म साहब, यही लिखा है। इफ नॉट रिपोर्टेड विथड्रॉ द सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिटेड एंड ही शिल बी इनएलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग, चाहे सेंट्रल की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे यूटी की हो, यानी कि यूनियन टेरिटरी की हो, चाहे सेंट्रल पूल की कोटा की हो। आप हर काउंसलिंग के लिए हाथ धो बैठेंगे अगर आपने यहां जाके रिपोर्ट नहीं किया। नो अपग्रेडेशन फ्रॉम राउंड 3 टू स्टे वैकेंसी राउंड, आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपको सीट नहीं अलॉट होती तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए पार्टिसिपेट करिए, फ्रेश चॉइस फिलिंग करिए। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल, चॉइस फिलिंग इज अवेलेबल, ठीक है नहीं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टे वैकेंसी के लिए इनको नहीं करना है। जो अभी तक राउंड 1 राउंड 2 3 में कर चुके हैं उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। अवेलेबल आगे, इसके आगे चाहो तो ऐड कर लेना फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2 कैंडिडेट, ठीक है, राउंड 3 कैंडिडेट हु वर नॉट अलॉटेड एनी सीट्स थ्रू एमसीसी काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग आर एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है नहीं। सबमिट अंडरटेकिंग फॉर स्टे वैकेंसी राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इनको अगर सीट अलॉट नहीं होती तो साहब कुछ नहीं हो सकता, ये लास्ट राउंड था। अगर सीट अलॉट हो जाती है तो यहां से भी फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं है, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और कंप्लीट करनी पड़ेगी एडमिशन फॉर्मेलिटी, ठीक है नहीं। आफ्टर राउंड 3 अगर वैकेंट सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट will be transferred to concerned university for conducting stay vacancy round at institute level as per university eligibility conditions, ठीक है नहीं। ये बच्चे पहले होता था, अब एमसीसी खुद कराती है बच्चे, अब क्या कराती है एमसीसी खुद कराती। तो इतनी बात मुझे लगता है समझ में आई होगी कि कितने राउंड होते हैं। 4 राउंड होते हैं, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड। इसी तरह से स्टेट के भी राउंड होते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि सीक्वेंस कुछ इस तरह से बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप काउंसलिंग कराते जाओगे चीजें अपने आप पाथ क्लियर होता जाएगा। आप डरिएगा नहीं, परेशान मत होइएगा, आपके डर का और परेशानी का लोग फायदा उठाएंगे और आप उनको पैसे दोगे 5,000 10,000 8,000 और काउंसलिंग उनसे करवाओगे और नुकसान ज्यादा कर बैठोगे, ठीक है नहीं। तो आप किसी को पैसा ना दे, वो आपसे आपके डर का पैसा लेते हैं लोग, ठीक है। बाकी मैं हूं हर तरीके की आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। आप कमेंट करेंगे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन मन में आते हैं साहब, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जब हम कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं साहब, तो कुछ इन सब के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इनका खास ध्यान रखना है साहब, ठीक है नहीं। अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा जो एमसीसी ने आपको दिया होगा, एडमिट कार्ड जो कि एग्जाम इशू करता है एनटीए के द्वारा, ठीक है नहीं। रिजल्ट चाहिए होगा साहब, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, जैसे कि 12th क्लास मैट्रिक सर्टिफिकेट इज नॉट बियर द सेम, ठीक है नहीं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की सर्टिफिकेट 12th की सर्टिफिकेट, इन दोनों की मार्कशीट चाहिए होगी, 8 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चाहिए होंगी जैसा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई होंगी। एक आइडेंटिटी प्रूफ हो चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो सकता है, पैन हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट हो सकता है साहब। अगर आप एनआरआई कैंडिडेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए स्पॉन्सर की, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, और एम्बेसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्पॉन्सरशिप का एफिडेविट होना चाहिए साहब, रिलेशनशिप बताना पड़ेगा एफिडेविट के अंदर कि आपका रिलेशनशिप स्पॉन्सर के साथ क्या है साहब, ठीक है ना। और फॉर ओएसआई या पीआईओ या फॉरेन नेशनल कैंडिडेट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट और कार्ड नंबर डॉक्यूमेंट आर मैंडेटरी। अगर आप खुद एनआरआई हैं तो आपको वो कार्ड नंबर देना पड़ेगा साहब, ठीक। और अगर आप किसी भी तरह का कोई कोटा ले रहे हो तो आप SC ST सर्टिफिकेट देंगे साहब, ठीक है नहीं, बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी in the standard format as specified in the prospectus or information bulletin। MCC के information bulletin मैं आपको डाल दूंगा साहब टेलीग्राम चैनल पे, वहां से जाके इनका देख लेना, उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। एंड इट शुड बी इन इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश या हिंदी में होनी चाहिए। अगर किसी और लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में, तो आपको ट्रांसलेट करके उसके साथ में दूसरी कॉपी देनी पड़ेगी। ये देखो, ठीक है नहीं, इन लैंग्वेज सब कास्ट शुड बी क्लियरली मेंशन इन द सर्टिफिकेट। सम ऑफ द स्टेट इंसिस्ट, जोर लगाती फॉर इंग्लिश वर्जन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट।
In case the certificate is in regional language, the candidate should carry an attested translated copy of the certificate in English or Hindi. ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एज पर सेंट्रल लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, कुछ लोग स्टेट की लिस्ट से बना के ले जाते हैं, सेंट्रल की लिस्ट के हिसाब से आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे। सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपोटेंट अथॉरिटी, ठीक है नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। द सब कास्ट शुड टैली विद द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी। ओबीसी कैंडिडेट शुड नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर टू क्लेम ओबीसी रिजर्वेशन बेनिफिट। The OBC certificate must be in the standard format as mentioned in the prospectus or information bulletin. और देखो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप लेके जा रहे हो साहब, तो ये भी इश्यू होना चाहिए ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड अथॉराइज्ड मेडिकल बोर्ड इन ऑनलाइन फॉर्मेट बाय द डेजिनेटेड सेंटर एज पर द एनएमसी नॉर्म। एनएमसी ने कुछ लिस्ट दे रखी है कुछ जगहों की, वहीं से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाइएगा। किसी भी जगह का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मान्य होता है। उन इंस्टीट्यूट की लिस्ट इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दे दी जाएगी, जिसका जो पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। नो अदर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर अथॉरिटी और हॉस्पिटल विल बी एंटरटेन्ड। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है नहीं। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू सीक कॉलेज इंफॉर्मेशन ऑफ अलॉटेड कॉलेज फॉर एनी अदर document which may be required by the allotted college. The candidate who have been allotted a seat through NEET UG counseling by NMC are informed that they need to upload the scanned copy of original document to the MCC portal as per the dates mentioned in the schedule published by MCC. ठीक है नहीं। Candidates without original certificate or document shall not be allowed to take admission. आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के मत पहुंच जाइएगा, वरना वो लोग एडमिशन आपको नहीं देने वाले। इसीलिए पहले वीडियो बना रहा हूं, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो सारे, ठीक। चलिए साहब, इसके अलावा और क्वेश्चन आ सकता है कि फीस कितनी देनी पड़ सकती साहब। 2023 में जो नॉन रिफंडेबल फीस थी वो कितनी थी, 5,000 थी साहब, ठीक है नहीं। सेम फॉर ऑल कैंडिडेट। रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस कितनी थी, 2 लाख। ये किन के लिए थी, फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है नहीं। अगर 15% यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए बात करोगे तो ये नॉन रिफंडेबल फीस 1,000 रुपया थी फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, और 500 रुपया थी SC ST OBC और PWD कैंडिडेट के लिए। और रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस 10,000 रुपया थी फॉर UR और EWS के लिए, और 5,000 थी SC ST OBC और PW के लिए, ठीक है नहीं। अगर आप चाहते हो इन दोनों के लिए आपको काउंसलिंग करानी, तो आपको दोनों जोड़ के देने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ 5,000 और 2 लाख दे दो तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। देखो, एनी यूआर कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर सेंट्रल इस काउंसलिंग के लिए अगर आप कर रहे हो तो आपको 1,000 रुपया प्लस 10,000 यानी टोटल 11,000 रुपया देना है। ओबीसी कैटेगरी को कितना देना है, 5,500 रुपया देना है, ठीक। अगर आपको दोनों कराना है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी कराने हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी कराने हैं, तो आपको अलग से देने की जरूरत नहीं, आपको 5,000 रुपया रिफंडेबल फीस और 2,000 रुपया आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट ही देने की जरूरत पड़ेगी। व्हाट डज एग्जिट विद फॉरफिट मीन इन काउंसलिंग, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये कि हम आपसे हर जाने के फॉर्म में आपकी सिक्योरिटी फीस ले लेंगे। देखो, एग्जिट विद फॉरफिट मींस इफ ए कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट्स इन सेकंड राउंड और सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड डज नॉट वांट टू जॉइन द अलॉटेड सीट, he can still exit with forfeit. Forfeit means होता है losing security amount deposit. Once a candidate join the allotted seat after round 3, he would not be eligible for resigning or surrender of joint seat. Round 3 के बाद आप सरेंडर नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, वहां छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। अब देखो एक और, व्हेन एंड वेयर द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंडेड, कहां पर डिपॉजिट की जाएगी। सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। द फाइनेंशियल कस्टोडियन विल इनिशिएट द रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इन द 15 days, ठीक है, of such notification and complete within the 30 days of such notification. The security amount will be refunded to the same account from where the security amount was initially deposited by the candidate. जहां से भी कैंडिडेट ने डिपॉजिट किया है वहीं उसी अकाउंट के अंदर पैसा वापस आएगा, कहीं और पैसा नहीं जाएगा, ठीक। Hence the candidate must keep their card or bank account active till refund process is completed. If card or bank account is closed before the completion of refund, the banker will not be able to complete the refund process. The bankers will take long time to identify and return the failed refunds to financial custodian, and lot of legal formalities are be compiled for the initiating refund to different or
different bank account. Hence, the refund to new account will take very long time. Neither financial custodian nor MCC will be responsible for such delay. इसलिए वो कह रहे हैं अपने अकाउंट को एक्टिव रखना, उसी में पैसे वापस आएंगे, नहीं तो बहुत लंबा समय लग सकता, उसके लिए MCC जिम्मेदार नहीं है। ठीक, ये कुछ क्वेरीज थी। इसके अलावा और भी जो मन में क्वेश्चन आएंगे तो तुम मुझसे पूछना, मैं तुमको आंसर कर दूंगा। ठीक है नहीं, एक दो इंफॉर्मेशन और देख लो बच्चे। एमबीएस के टोटल 442 कॉलेज हैं जो एमसीसी में पार्टिसिपेट करते हैं, 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां, 51 डीम्ड यूनिवर्सिटियां, 20 एम्स, 13 ईएसआईसी और 2 जिपमर, इतने लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है नहीं, एमसीसी की एमबीएस काउंसलिंग के लिए ये नंबर घट बढ़ सकता है 2024 के लिए, 23 में ये था साहब। ठीक, इसके अलावा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटियां बच्चे 7, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 51 डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं, देख लो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 51 डीम्ड यूनिवर्सिटियां बच्चे, ये सारी की सारी 51 डीम्ड यूनिवर्सिटियां। इसके अलावा ये एम्स, ठीक है ना, एम्स के बारे में तो सबको पता होता है, ये 20 एम्स जो पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे। इसके अलावा ये ईएसआईसी के कॉलेज, ईएसआईसी के 13 कॉलेज। ईएसआईसी क्या होता है कंप्लीट वीडियो बता चुका हूं, अब बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक, ईएसआईसी के ये 13 कॉलेज, ठीक है ना। इसके अलावा जिपमर के ये 2 कॉलेज हैं साहब, ठीक है ना, जिपमर के ये दोनों कॉलेज। बीडीएस की बात कीजिए टोटल 89 कॉलेज हैं, जिसके अंदर 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां, 32 डीम्ड और 1 ईएसआईसी कॉलेज होता है साहब। ठीक है ना, ये देखो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटियां जिनके अंदर बीडीएस होता है साहब। इसके अलावा ये डीम्ड यूनिवर्सिटियां में प्राइवेट भी आते हैं बच्चे, गवर्नमेंट भी आते हैं। प्राइवेट की फीस बहुत ज्यादा होती, चाहे एमबीएस हो चाहे बीडीएस हो, लेकिन गवर्नमेंट की फीस काफी कम होती है। ये देखो ये सारे के सारे 32 कॉलेज हैं डीम्ड यूनिवर्सिटियों के, ठीक है नहीं। और ये ईएसआईसी के 2 कॉलेज, ये एक ही कॉलेज है बीडीएस का साहब। ठीक है नहीं, बीएससी नर्सिंग के सिर्फ 17 सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वो 17 कुछ ये, ठीक है नहीं, ये 17 यूनिवर्सिटीज हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक, तो ये थी बच्चे काउंसलिंग की कंप्लीट डिटेल। सारे राउंड को मैंने बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश की, फिर भी मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करना बच्चों, ठीक है नहीं। हम आपके साथ हैं हर चीज में, हर तरीके से, और मैं आपको फ्री इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो किसी को पैसे देके आप इंफॉर्मेशन ना लीजिए। टेलीग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हर डाउट को मैं खुद लूंगा। इसके अलावा जो बच्चे नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, हमारी प्रारंभ सीरीज चल रही है। प्रारंभ सीरीज में हम डिटेल में हर चीज पढ़ा रहे हैं। मैंने वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लान पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, डीपीपी दे दी है, टेलीग्राम पे डाउट ले लिए हैं। इसके अलावा टेस्ट भी हो चुके हैं साहब, उसके लिए मॉलिक्यूलर का हम रिवीजन शुरू कर चुके हैं, यानी पढ़ाना शुरू कर चुके हैं साहब। डिटेल में पढ़ा रहा हूं एक एक चीज, उसके 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, आगे के लेक्चर आप देख सकते हैं साहब। इसके अलावा नीट 2024 जो कि वापस हो सकता है, उसके लिए भी हम लोग रिवीजन करा रहे हैं, उसके लिए प्रयास लेके आए। प्रयास के अंदर बायोलॉजी में एक दिन में एक चैप्टर कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आपका मैक्सिमम रिवीजन हो सके। इसके अलावा हमारी अड्डा 247 की ऐप पे हम लोग टेस्ट भी करा रहे हैं, फ्री टेस्ट है, जाके वहां भी कर सकते हो। हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपने प्रयास में कभी मत छोड़िएगा। हमारा पूरी कोशिश है कि आपको मेडिकल कॉलेज तक छोड़ के आए, उसमें कोई कमी ना रह जाए। ठीक है बच्चों, तो लगे रहो, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करना, और जिसको ये सारी इंफॉर्मेशन ना पता हो काउंसलिंग की, अभी तक कंफ्यूज बैठा हो, उसे वीडियो भेज देना, जिससे उसका भी भला हो जाए। थैंक यू।